Hello everyone, how are you all? Welcome to the class. So students, आज भी हम लोग करेंगे कुछ questions from the different set exams जो कि important रहेगा for your revision purpose. आप यदि set की एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, गेट के लिए भी दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल देयर. तो जस्ट डू द क्लास राइट और शेयर कीजिए लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे so that they can also get the benefit. So the first question for today's class is, which of the following is formed during the beta oxidation of odd chain fatty acid that is not generated during even chain oxidation? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, इवन चेन वाला रहेगा. एक नॉर्मल आपका जो बीटा ऑक्सीडेशन जो हम बात करते हैं, और चेन फैटी एसिड होता है ना, ओमेगा होता है. इन दैट वे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन हम देखते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि और चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कौन सा इज नॉट जनरेटेड ड्यूरिंग द इवन चेन, यानी ऑड चेन में होता है और इवन चेन में ये नहीं जनरेट होता है. प्रोपियोनिल कोए, एसिटिल कोए, NaDH और FADH2 में से. तो सिंपल सी बात है, दी इवन चेन ऑफ फैटी एसिड यानी बीटा ऑक्सीडेशन जब हम देखते हैं तो वहां पर भी नो दैट एसिटिल कोए मॉलिक्यूल हमेशा बन रहा है इन एवरी साइकिल वी गेट, है ना. NaDH, यस, NaDH भी दोनों में जनरेट होता है स्टूडेंट्स. दोनों साइकिल में, इवन चेन और ऑड चेन दोनों में स्टूडेंट्स आप देखोगे बीटा ऑक्सीडेशन में जो थर्ड स्टेप होता है वहां पर NaDH का फॉर्मेशन होता है. FADH2 भी दोनों में ही यू कैन सी इट इज देयर इन द फर्स्ट स्टेप ओनली. बचता है प्रोपियोनिल कोए. Propionyl CoA is not seen during the even chain of oxidation of fatty acid, right? वो आपका कहाँ पर रहेगा? ऑड चेन फैटी एसिड में, उसका एंड प्रोडक्ट है, राइट? तो इवन चेन में तो जैसे कि मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल को हम देखते हैं इन ईच साइकिल देयर, इजंट इट? लेकिन ऑड चेन ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन में हम देखते हैं द एंड प्रोडक्ट इज व्हाट? प्रोपियोनिल कोए. प्रोपियोनिल कोए बनेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, राइट? जो और साथ साथ में आपका एसिटिल कोए भी बनेगा. ठीक है, ये 3 कार्बन, ये 2 कार्बन, इस तरह से आखिरी में जो 5 कार्बन बचते. इवन में 4 कार्बन रहता है, सो इसीलिए वहां पर वो स्कोप ही नहीं है यहाँ पर, बिकॉज 5 कार्बन आर देयर. तो ये 3 कार्बन का ये और 2 कार्बन मॉलिक्यूल इस तरह से हमको मिलता है. अब ये प्रोपियोनिल कोए आगे जाके क्या होता है स्टूडेंट्स? ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोए में. यस, प्रोपियोनिल कोए कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोए में, और बाद में ये सक्सिनिल कोए या तो आप TCA में एंटर कर लेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज्ड हो जाएगा, राइट? इस तरह से इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड में बनता है बट इवन में नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A. बचे हुए तीनों दोनों में वी कैन सी इट इज देयर, राइट? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, क्वेश्चन है मेथड्स के ऊपर. यहाँ पर ब्रैडफोर्ड, बायोरेट एंड फॉलिन मेथड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट व्हिच बायोमोलिक्यूल. कौन सा बायोमोलिक्यूल डिटेक्ट करने में ये मेथड्स यूज होती है? क्या वो RNA है, DNA है, लिपिड है या फिर प्रोटीन है? तो क्या आना चाहिए आंसर करेक्ट स्टूडेंट्स? ये तीनों मेथड एक्चुअली यूज्ड होती है टू डिटेक्ट द प्रोटीन. यस, टू डिटेक्ट द प्रोटीन. देखो ये तीनों मेथड के बारे में जस्ट शॉर्ट में हम देख लेते हैं. यदि बायोरेट मेथड है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है? कॉपर आयंस का चिलेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, राइट? अल्कलाइन सोल्यूशन में, जिसके कारण पर्पल या फिर वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर अल्कलाइन सोल्यूशन इट इज इंपॉर्टेंट है, राइट? इट विल बी, जो भी होगा वो अल्कलाइन सोल्यूशन में होगा. तो चिलेशन देखा जाता है कॉपर आयंस का पेप्टाइड बॉन्ड के साथ.
फॉलिन मेथड या फिर फॉलिन लॉरी मेथड जो हम कहते हैं, यहाँ पर वी सी दैट इट कंबाइंस द कॉपर पेप्टाइड बॉन्ड, यस, यानी हम जिसको बायोरेट कहते हैं, कॉपर पेप्टाइड बॉन्ड रिएक्शन, राइट, उसको क्या करता है, रिडक्शन ऑफ फॉलिन Cyclophenol reagent by aromatic amino acid. Again यहाँ पर भी we can see the amino acid would be there, right? टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन, जिससे डीप ब्लू कलर हमको देखने को मिलता है. और ब्रैडफोर्ड ऐसे में स्टूडेंट्स अगेन जो डाई है आपका, यस, कॉस्मेसी ब्रिलियंट ब्लू डाई जो है ये यूज की जाती है और ये डाई बाइंड करती है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से, राइट, प्रोटीन का, जिसके कारण अगेन कलर चेंज हो जाता है एस ब्लू. लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट कौन सा है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो तीनों के तीनों मेथड्स आप देखोगे तो ये यूज्ड होती है फॉर द प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, राइट. तो आपका आंसर यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर डी. The next question is the site of ribosomal RNA synthesis and ribosome assembly in eukaryotic cell is known as. Simple direct question है students. न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोजोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा. बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. डेफिनेटली राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोम असेंबली, ये सारी चीजें कहाँ होगी, इट इज इन अ न्यूक्लियोलस. माइटोकॉन्ड्रिया भी नो मोस्टली एटीपी जनरेशन में काम आएगा, है ना. सेंट्रोमियर तो क्या करता है, सेंट्रोमियर तो क्रोमैटिड्स को होल्ड करता है. साथ में सेंट्रोजोम का काम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करना, इजंट इट, स्पिंडल फॉर्मेशन में. बट हाँ, राइबोसोमल साइट की हम बात करें सिंथेसिस की, इट इज डेफिनेटली ऑप्शन ए. Now moving for the next question. In the WNT signaling pathway, which molecule is stabilized to activate target gene transcription? अगेन ये भी यदि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो तो सिंपल सा था. हमको WNT पाथवे की बात कर रहे हैं और WNT में हमको पता है कि क्या आता है यदि ऑप्शन देखोगे तो. ठीक है, SSH दिया है, बीटा कैटेनिन है, TGF बीटा है या फिर IHH है. तो इनमें से कौन सी चीज हमको WNT बीटा, हम बोलते ही है WNT बीटा कैटेनिन पाथवे. उसमें WNT सिग्नलिंग में एक पाथवे को डेफिनेटली हम क्या कहते हैं, WNT बीटा कैटेनिन, राइट. रिमेम्बर ये वाला एक पाथवे है जहां पर हम कहते हैं कि WNT के जब बाइंड करेगा और WNT जब नहीं रहता है तो क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ WNT, जब उसकी सिग्नलिंग नहीं होती है, उसके रिसेप्टर कौन से है स्टूडेंट्स, फ्रिजल्ड एक रिसेप्टर होता है और LRP56 दूसरा रिसेप्टर होता है विच एक्ट एज अ को रिसेप्टर देयर, इजंट इट. तो जब WNT बाइंड नहीं करता है रिसेप्टर से तो क्या होता है, एक्टिवेशन नहीं होगा, यहाँ पर सिग्नलिंग स्टार्ट नहीं होती है. तो इस समय में जो बीटा कैटेनिन है इसको कौन बाइंड करके रखता है, इसको एक्सिन, APC, GSK3 ये लोग सारे पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उसको फॉस्फोराइलेट करके रखते हैं. इस तरह से बीटा कैटेनिन काम नहीं कर सकता है, राइट. और बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, राइट. लेकिन जब WNT आगे बाइंड करता है रिसेप्टर पे, राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही बाइंडिंग होती है एक्टिवेट हो जाता है, DSH को एक्टिवेट करता है, डिशेफ को, जो GSK3 को आगे क्या करेगा, इनिबिट करेगा, राइट. अब GSK3 को इनिबिट करेगा तो ये सारे उसके साथ में रह जाते हैं, उसके जो दोस्त है सारे, है ना. तो बीटा कैटेनिन आपका फ्री रहता है. बीटा कैटेनिन फ्री रहता है तो वो जाएगा कहाँ पर, न्यूक्लियस में एंटर करता है स्टूडेंट्स. TCF LEF जो रहेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसके साथ में बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवाता है. यस और नो. तो क्या आंसर आना चाहिए यदि WNT सिग्नलिंग की बात हो रही है तो, कि कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज्ड होता है टू एक्टिवेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन, इट इज डेफिनेटली बीटा कैटेनिन, isn't it? SHH तो आपका सोनिक हेजॉग सिग्नलिंग की बात हो रही है यहाँ पर, जहां पर रिसेप्टर होता है पैच्ड. IHH का तो अगेन इट इज योर इंडियन हेजॉग देयर,
है ना। ये भी हेजॉग सिग्नलिंग का एक तरह से लिगांड हम बोल सकते हैं, इट इज अ लिगांड फॉर दैट, जो कि पैच के साथ में बाइंड करता है। टीजीएफ बीटा अगेन ये पाथवे हम देखते हैं जो कि एक्टिवेट करेगा, अलग अलग स्मैड को एक्टिवेट करता है ना, जो कि आगे जाके टारगेट जीन को एक्टिवेट करेगा। या फिर मैप काइनेज, PI3 के AKT, ये सारे यहाँ पर हम TGF बीटा की बात करते हैं। हाँ, WNT जब होता है तो डेफिनेटली हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये ऑप्शन में से इट इज योर बीटा कैटेन। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन damaged organelles and macromolecules using hydrolytic enzyme? Again a very simple and basic question. इसमें से कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि ऑर्गेनेलीज और मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है यूजिंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम? पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, एंडोसोम है या फिर गोल्जा है? तो योर करेक्ट आंसर डेफिनेटली इज लाइसोसोम। आई थिंक ये तो सभी को आ जाएगा। इट इज अ बेसिक थिंग, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यूज करके जो डैमेज कर रहा है, जो किल कर रहा है, वो होता है हमारा लाइसोसोम। इजंट इट? लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हम बोलते हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which code protein complex is involved in transport from endoplasmic reticulum to Golgi? Again a very basic question. COP1, COP2, caveolin या फिर क्लैथरिन? कैवियोलिन की बात करें स्टूडेंट्स, तो कैवियोलिन तो मेम्ब्रेन कर्वेचर को क्या करता है, मैनेज करता है ना। इट इज रिलेटेड टू दैट, मेम्ब्रेन कर्वेचर को मैनेज करने का काम करता है। यहाँ पर हमको ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जान लेकर कौन जा रहा है, isn't it? तो कैवियोलिन नहीं होगा। क्लैथरिन, इफ यू रिमेम्बर, क्लैथरिन कहाँ होता है जनरली? क्लैथरिन इट इज वेसिकल का जो बाहर का पार्ट है उससे अगेन इट इज कोटेड देयर, है ना ये। और यदि ट्रांसपोर्टेशन की भी हम बात करें तो जनरली ट्रांस गोल्जी, एंडोसोम्स, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में ट्रैफिकिंग को मेंटेन करता है, मीडिएट करता है ना, एंडोसाइटोसिस करवाएगा। इट इज योर क्लैथरिन मीडिएटेड जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ER टू गोल्जी वाली बात नहीं आएगी। किसके बीच में होता है? ट्रांस गोल्जी, एंडोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दिस में। तो ये भी नहीं होगा। फिर आ जाता है COP1 पे। COP1 स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर हम कहेंगे कि रिसाइकलिंग प्रोटीन्स जो होते हैं उसको गोल्जाए से अगेन इट इज ब्रिंगिंग बैक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने वापस लेकर जाने का काम करता है गोल्जाए से। कहां पर? ER पे। तो COP1 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा? योर करेक्ट आंसर इज COP2, क्योंकि COP2 जो नए प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर लिपिड्स, इनको RER से कहाँ लेकर जाता है? सिस गोल्जाए तक लेकर जाने का काम करता है, isn't it? इस तरह से लेकर जा रहा है COP2, है ना। और यदि हम बात करें यहाँ से यहाँ लेकर आने का काम करता है COP1। अगेन सिंपल था। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B. Now moving for the next one. Which sterol is primarily found in plasma membrane of fungi? फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा स्टेरॉल प्रेजेंट होता है? सिटोस्टेरॉल, सिग्मास्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल या फिर एर्गोस्टेरॉल? देखो बच्चों, कोलेस्टेरॉल तो जनरली स्टेरॉल ऑफ हम एनिमल स्टेरॉल बोलते हैं, isn't it? तो कोलेस्टेरॉल नहीं होगा यहाँ पर। सिटोस्टेरॉल, सिग्मास्टेरॉल एंड एर्गोस्टेरॉल। सिटोस्टेरॉल प्लांट स्टेरॉल है, प्लांट का मेन स्टेरॉल है, मेन प्लांट स्टेरॉल। जो प्लांट्स के जो स्टेरॉल्स है उसको हम सिटोस्टेरॉल कहते हैं। सिग्मास्टेरॉल भी अगेन वी कैन से इट इज आल्सो प्लांट स्टेरॉल। यस, ये बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिटोस्टेरॉल ओनली, इससे बनेगा। सो इट इज आल्सो अ प्लांट स्टेरॉल। जैसे सोयाबीन प्लांट है,
उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल्स, राइट सीड्स, यहाँ पर इन सब जगह का जो स्टिरॉल है वहां पर हमको जनरली सिग्मा स्टिरॉल मिलता है। तो अगेन ये सिटोस्टिरॉल से बनने वाला है, तो इट इज आल्सो प्लांट स्टिरॉल, बट हाँ मेन प्लांट स्टिरॉल सिटोस्टिरॉल है। तो कौन सा बच गया? लास्ट एक ही बच रहा है, दैट इज योर एर्गोस्टिरॉल, isn't it? Ergosterol is definitely the sterol of fungi. Then some of the हम yeast की भी बात कर सकते हैं, moles, right? यहाँ पर जो स्टिरॉल मिलेगा that is nothing but the ergosterol। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये है तो सेट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज अलग अलग सेट से मैंने लिए हैं आपको। तो कोई भी सेट एग्जाम आप दे रहे हो, आप लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। गेट की एग्जाम में भी बहुत बार इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट वुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, अगेन फॉर देम आल्सो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। अदर देन दैट जो दूसरी एग्जाम्स होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, पार्ट बी सीएसआई की बात करें तो पार्ट बी में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो कभी भी क्वेश्चन आंसर्स की जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट वुड बी यूजफुल इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, है ना। तो आप लोगों ने ध्यान से क्लासेस करनी है, ध्यान से उसको समझना है, और जहां पर भी लगता है कि आप ये चीज प्रिपेयर कर रहे हो और हमको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट में दिक्कत जा रही है, तो ट्राई कीजिए कि उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तभी के तभी कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। Now moving for the next one. Which of the following is a start codon in eukaryotic translation? Now these are very simple question actually. UAG, UGA, AUG या फिर UAA, कौन सा है start codon students? Definitely it is your AUG, methionine, है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि UAG तो क्या है स्टूडेंट्स? UAG अगेन ये तीनों के तीनों है, these all are stop codon, है ना, ये तीनों stop codon है। यहाँ पे start codon सिर्फ यही एक है। I think this is clear। stop codon में हम लोग amber codon, opal और octree इस तरह से बात करेंगे, but all of them are the stop codons except AUG, so it is a start codon। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। Now moving for the next question. Which of the following histone modification is most commonly associated with activation of gene transcription? कौन सा इसमें से जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है ये किसके साथ में एसोसिएट है? जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन में। मिथाइलेशन एट H3K9, यूबिक्विटिनेशन एट H2A, एसिटिलेशन एट लाइसिन रेसिड्यू या फिर फॉस्फोराइलेशन एट H2AX। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? एनीवन, ये डिफिकल्ट नहीं है, बट ये थोड़ा सा ऐसा आपको सोच के आंसर देना पड़ेगा, बट अगेन इट इज अ सिंपल, पढ़ा हुआ है तो। देखो यहाँ पर क्या होता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करना है इन केस ऑफ वी कैन से हियर, तो क्या होता है जनरली जब एसिटिल ग्रुप को हमको क्या करना पड़ता है? ऐड करेंगे यदि, यस, यदि इसको ऐड किया गया तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, इट विल रिमूव द पॉजिटिव चार्ज, राइट। एसिटिल ग्रुप रिमूव हुआ, ऐड हुआ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसका? लाइसिन का, ये रिमूव करेगा, राइट। अब पॉजिटिव चार्ज वहां से रिमूव हो जाएगा, उसके कारण जो बॉन्ड होगा बिटवीन द हिस्टोन और आपका डीएनए, तो डीएनए में क्या आएगा? नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज लाइसिन से आपका रिमूव हो गया, तो जिसके कारण उसका और जो डीएनए का बॉन्ड था वो लूज हो जाएगा, वो वीकन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। नाउ दैट पॉजिटिव चार्ज इज बिकमिंग, या फिर वो रिमूव हो गया, तो ये बॉन्ड जो है हम बोलेंगे वीकन हो जाएगा, राइट। अब ये बॉन्ड वीक हो गया तो स्ट्रक्चर लूज हो गया, स्ट्रक्चर लूज होने से क्या हो जाएगा? प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स
वहां तक पहुंच जाएंगे डीएनए तक इजीली एंड देन दे कैन मेक द जीन्स ऑन, राइट। एक्टिवेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। तो क्या आना चाहिए, एसिटिलेशन एट लाइसिन रेसिड्यू। लाइसिन रेसिड्यू में एसिटिलेशन होगा, एसिटिल ग्रुप ऐड होने से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां से निकल जाएगा, तो जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन द हिस्टोन एंड यस लाइसिन, हिस्टोन एंड डीएनए के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा, लूजन हो जाएगा, वीकन हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। पहला वाला जो ऑप्शन दिया है मिथाइलेशन एट H3K9, ये जनरली हम जब जीन साइलेंसिंग की बात करते हैं उसके साथ में लिंक्ड होता है, isn't it? लिंक्ड विद द जीन साइलेंसिंग और आपका हेट्रोक्रोमैटिन, टाइटली पैक्ड हेट्रोक्रोमैटिन के साथ में हम बोल सकते हैं कि ये लिंक्ड होता है। यूबिक्विटिनेशन, इफ आई एम सेइंग, यहाँ पर यूबिक्विटिनेशन से क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में एक्टिवेशन दिया है, तो यूबिक्विटिनेशन तो एक तरह से डिग्रेड करवा रहा है ना, रिप्रेसिव प्रोसेस है, ना कि एक्टिवेशन वाला, तो ये तो नहीं हो सकता। सिमिलरली फॉस्फोराइलेशन भी आप देखोगे तो फॉस्फोराइलेशन भी डीएनए डैमेज हो रहा है यहाँ पर, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एट H2A यदि हम बोलेंगे तो दैट इज अगेन अ मार्कर की तरह यूज होता है फॉर द डीएनए डैमेज रिपेयर, जबकि ये किसी भी तरह से एक्टिवेटर का काम नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज में थोड़ा बहुत आपका हो सकता था, बट एक्टिवेशन क्योंकि पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर यही आएगा, एसिटिलेशन एट लाइसिन रेसिड्यू। Got it? तो आपका C will be the right answer for this question. Now, when signal are passed by cells at such range that they require physical contact between the sending and receiving cells, they are said to be, again a very simple और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जहां पर फिजिकल कांटेक्ट बोला है बिटवीन द सेल, तो क्या वो जस्टाक्राइन है, वो एंडोक्राइन है, पैराक्राइन है या ऑटोक्राइन है। ऑटोक्राइन तो हम कहते हैं कि सेम सेल है ना, यहाँ से ये सेल है, सेल से आपका सेल पे ही जो रिसेप्टर लगे हुए हैं और यहीं से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो रिलीज हो रहे हैं और वो रिसेप्टर पे जाके और बाइंड कर रहे हैं, दैट इज योर ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, है ना। सेल्फ सिग्नलिंग जहां पर हम बोलेंगे जहां पर सेल अपने आप को ही टारगेट करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल, इफ यू रिमेंबर, इसको मैं IA2 बोल दूं, है ना, तो टी सेल की जब हम बात करते हैं टी सेल एक्टिवेशन में, तो IA2 आपका रिलीज होता है, उसके रिसेप्टर भी सेल पे ही होते हैं और वो वहां पर बाइंड हो जाते हैं फॉर देयर एक्टिवेशन। इट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑफ सिग्नलिंग है जो आजू बाजू के सेल पे जाके सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, isn't it? जहाँ जिसको हम लोग वेरी एग्जांपल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को यहाँ पर एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। टी सेल एक्टिवेशन कैन आल्सो बी द एग्जांपल, क्योंकि टी सेल एक्टिवेशन में हम देखते हैं कि IA2 आपका आसपास के सेल से भी आता है इन दैट सेल, और जब और ज्यादा एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है तो इट इज आल्सो गिविंग द ऑटोक्राइन सिग्नलिंग आल्सो, है ना। तो यहाँ पर आप सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी ले सकते हो। अगेन सिनेप्स पे एक आपका न्यूरॉन्स, अगेन वी कैन से दैट, है ना, पोस्ट और प्री वाला जो आपका आएगा सिनेप्टिक टर्मिनल, वहां से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और उसके जो रिसेप्टर्स रहेंगे दैट आर प्रेजेंट ऑन एन अनदर वन, सो ये वाला जो सिग्नलिंग रहेगा दैट इज पैराक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग तो जो हार्मोन हम बात करते हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग हो जाती है, दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग। ये आ जाएगी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग, जहां पर हम कहेंगे कि हार्मोन्स है फॉर एग्जांपल, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट तक जाते हैं, isn't it? बच रहा है फिजिकल कांटेक्ट, यदि हम बात करें तो एक ही इसमें से आ जाता है, दैट इज नथिंग बट योर जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, है ना, डेल्टा नॉच पाथवे जो हम देखते हैं, तो दैट इज नथिंग बट द जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जहां पर हम फिजिकल कांटेक्ट की बात करते हैं बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग सेल्स, राइट। ये हम लोग सी एलिगेंस में भी आपने देखा होगा, वी सी एन एग्जांपल लाइक दैट एंकर सेल, है ना। तो वहां पर भी हम दिस जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग देखते हैं। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, the relationship between the concentration of ligand and number of receptors occupied can be described in terms of,
किसकी रिलेशनशिप बोल रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगैंड्स एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, राइट? उसको हम क्या बोलेंगे? वो रिलेशनशिप को रिसेप्टर एबिलिटी, रिसेप्टर एफिनिटी, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन या फिर रिसेप्टर अप रेगुलेशन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डाउन रेगुलेशन और अप रेगुलेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो एक बता रहा है डिक्रीज और एक बता रहा है इंक्रीज, है ना? रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन है नंबर ऑफ रिसेप्टर का कम होना, रिसेप्टर अप रेगुलेशन यानी इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर। यहाँ पर हमको रिलेशनशिप बोल रहा है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगैंड एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर। ये सिर्फ हमको इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है, इजंट इट? रिसेप्टर की एफिनिटी या फिर रिसेप्टर की एविडिटी। अच्छा, एविडिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से एविडिटी यानी एक तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ जो होती है, isn't it? यानी रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग की जो एक टोटल स्ट्रेंथ जो रहेगी सारे रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग का, नॉट अ सिंगल वन, राइट? वो हो जाएगी एविडिटी। यहाँ पर हमको क्या पूछा उसने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगैंड एंड नंबर ऑफ रिसेप्टर के बीच का रिलेशनशिप बोला है, तो वो आपको पता चलेगा रिसेप्टर की एफिनिटी से। इन्हें कितना रिसेप्टर कितना उसकी एफिनिटी कितनी है दैट इट कैन बाइंड with that या फिर ligand, isn't it? कि how tightly a single ligand can bind to a specific receptor, ये बताता है कि receptor की affinity कितनी है, जो binding की यदि हम बात करते हैं, isn't it? तो relation between the concentration of ligand and number of receptor occupied, ये हम describe कर सकते हैं by this term of receptor affinity. I think this is clear. So option B will be the right answer for this question. Now the next one. Which of the cells are prominent in antiviral responses? Monocytes, dendritic cells, natural killer cells या फिर कफर cells? क्या आएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? देखो मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, तीनों के तीनों हम बोलेंगे कि yes they can show the antiviral response. हमको यहाँ पर बताना है, फिर प्रोमिनेंट पूछा है, isn't it? यहाँ पर मोनोसाइट क्या करता है? डायरेक्टली अटैक करता है क्या? एंटीवायरल रिस्पॉन्स रिलीज करेगा क्या? वो चेंज होते हैं मोनोसाइट से मैक्रोफाज में, उसके बाद में द मैक्रोफाज दे कैन डिस्ट्रॉय, दे कैन स्वॉलो द वायरसेस, isn't it? सिमिलरली डेंड्रिटिक सेल्स क्या करेगा? डेंड्रिटिक सेल्स वायरल पार्ट्स को कैच करेगा और बाद में इट विल शो इट टू द टी सेल्स फॉर द डिस्ट्रॉय। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल किलर सेल्स डायरेक्टली दे विल व्हाट दे डू, वायरस को पकड़ के डायरेक्टली दे विल किल द ऑलरेडी इन्फेक्टेड सेल्स। जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड हुए उसको डायरेक्टली वही मार देते हैं, isn't it? तो जो हम इसलिए इसमें से ऑप्शन में क्या लेंगे? सी को हम लोग चूज करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है एज एन एंटीवायरल। गॉट इट? कफर सेल्स, ये लीवर मैक्रोफाज की हम वी कैन टेक इट देयर, सो वी कैन नॉट गो विद द एंटीवायरल रिस्पॉन्स ही दिखाता है कफर सेल्स, सो वहां पर नहीं आएगा। तो स्पेसिफिकली बात करनी है तो योर आंसर इज गोइंग टू बी natural killer cells, that is NKs. Now moving for the next one. Voltage gated potassium channels are monomeric protein, dimeric protein, multimeric protein या फिर trimeric protein? क्या आना चाहिए आंसर? Sodium channels, voltage gated sodium channels, calcium channels, potassium channels, ये सारा हम बहुत बार, और एंड दे ऑल आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना? बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है, तो ये चैनल्स के बारे में भी नॉलेज हमको रहना चाहिए, राइट? तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स कैसे होते हैं? मोनोमेरिक प्रोटीन होता है, डायमेरिक होता है, मल्टीमेरिक होता है या फिर ट्राइमेरिक होता है स्टूडेंट्स? तो एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आना चाहिए मल्टीमेरिक प्रोटीन होता है। ये देखिए इस तरह के हमको पोटेशियम चैनल दिखते हैं स्टूडेंट्स।
तो जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स आपका जो रहता है वो होमोटेट्रामर है, होमोटेट्रामर, राइट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इज मल्टीमर, जिसके पास में 4 आइडेंटिकल ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट होती है, राइट, जो कि सराउंड करता है एक सेंट्रल पोर को, बीच में जो पोर रहती है उसको सराउंड करेंगे, ठीक है। हर एक सब यूनिट के पास में 6 ट्रांस मेम्ब्रेन क्रॉसिंग होती है, आप ये देख रहे हो S1 S2 S3 S4 S5 S6, दिस इज having ये each subunit it is having the 6 transmembrane crossing, ठीक है, जहां पर एक N टर्मिनस और C टर्मिनस आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों टर्मिनस का अंदर की तरफ है, इंट्रासेलुलर साइड है, isn't it? हर एक सब यूनिट के पास में we can say it is having an alpha lysis, और ये जो चौथी सब यूनिट है S4 जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रहेंगे और यही सब यूनिट वोल्टेज सेंसर का काम करती है यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर आप एक और चीज देख रहे हो कि दिस इज अ पोर देयर है ना, बीच में जो रहेगा तो एक लूप दिख रहा है विद इन द पोर स्ट्रक्चर, यस, ये लूप क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा पोटेशियम आयंस है उसको स्ट्रिप ऑफ करेगा, जिसके कारण सिर्फ पोटेशियम जो रहेगा वो वहां से पास होगा और दूसरे आयंस लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम या फिर दूसरा कैल्शियम, दे विल नॉट बी अलाउड टू पास फ्रॉम देयर, सिर्फ पोटेशियम को ही वो पास करेगा, ठीक है। अब S5 और S6 के बीच में जो आपको ये दिख रहा है जगह, दिस इज नथिंग बट द सिलेक्टिविटी फिल्टर, राइट, ये फिल्टर है जहां से द आयंस विल बी पास्ड देयर। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ देखो वो भी लिखा भी, ऑल द सेंट्रल 6 ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद पोर डोमेन, पोर डोमेन आपका बन रहा है S5 और S6 के बीच में, और वोल्टेज सेंसर कौन सा है यहाँ पर, S4 रहेगा मेनली, और लेकिन वो आपका जो पूरा बन रहा है वो S1 से लेके S4 तक रहेगा, बट S4 पे क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पूरे रहते हैं सो इट एक्ट्स मेनली एज अ वोल्टेज सेंसर, ठीक है। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। इसी तरह से आप लोग सोडियम चैनल्स के रिलेटेड भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले आते थे, डेफिनेटली CSR में भी आए हुए हैं, गेट में भी पूछते हैं, सो अगेन दे कैन आस्क यू द क्वेश्चंस like this also in such exams. Okay, now moving for the next one. A tumor that has arisen from mesodermal connective tissue, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिनोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा या फिर नन ऑफ द अबव। देखो एडिनोमा कहा तो एडिनोमा एक्चुअली जस्ट अ मिनट, यस, एडिनोमा यदि हम कहते हैं तो एडिनोमा तो नॉन स्टार्टिंग ये एक बिनाइन स्टेज हम बोल सकते हैं, है ना, यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर बोल सकते हैं, इन्हें जो फैल रहा नहीं है, इन्हें नॉन कैंसरस भी बोल सकते हैं इसको, इन्हें एकदम स्टार्टिंग की स्टेज का, isn't it? जो कि ग्लैंड्स में बन सकता है, एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स में ये बन सकता है, लेकिन हाँ इसको इस पे नजरअंदाज किया जाए, ध्यान नहीं दिया जाए तो इट कैन लेटर डेवलप इनटू अ मैलिग्नेंट कैंसर या फिर जिसको हम एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं, isn't it? लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली उन्होंने ट्यूमर पूछा है और वो भी कहाँ से अराइज हो रहा है, मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से, तो एडिनोमा तो नहीं होगा। दूसरा है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा स्टूडेंट्स ये स्किन से स्टार्ट होता है, isn't it? या फिर एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग्स जो कैंसर होता है, दैट इज कार्सिनोमा। तो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। सॉरी, बच रहा है सार्कोमा। तो सार्कोमा इज डेफिनेटली स्टूडेंट्स जस्ट मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से होता है, अगेन जैसे कि बोन,
कैंसर की बात करें, मसल्स, कार्टिलेजेस, फैट्स, blood vessels, right? So these which is arising from such mesodermal connective tissue, उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमा. तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. Now the next one, which of the immunoglobulin is demonstrating transcytosis? Okay, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं. Transcytosis यानी ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम लोग ट्रांससाइटोसिस कहते हैं ना. एक सेल से दूसरे सेल में, जहां पर आपका एंडोसाइटोसिस भी इन्वॉल्व होता है, एक्सोसाइटोसिस भी होता है, एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग ट्रांससाइटोसिस कहते हैं. इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांससाइटोसिस बताता है? आईजीडी, आईजीई, आईजीए या फिर आईजीजी? एक्चुअली ऑप्शन में आप देखोगे स्टूडेंट्स तो आईजीए और आईजीजी दोनों ट्रांससाइटोसिस दिखाते हैं. दोनों करेक्ट आंसर आने चाहिए. यस, ये दोनों करेक्ट आंसर आने चाहिए यहाँ पर, राइट? क्योंकि आईजीए अगेन इट इज डायमेरिक फॉर्म में हम जब देखते हैं तो यहाँ ये मूव होता है थ्रू ट्रांससाइटोसिस, राइट? और रिलीज सलाइवा है, टीयर्स है ना, सिक्रेटरी आईजीए करके रिलीज होता है. आईजीजी स्टूडेंट्स डेफिनेटली उसके जो एफसी रिसेप्टर्स है वहां पर बाइंड करेगा और अगेन इट इज ट्रांससाइटोसिस के थ्रू क्रॉस करेगा, अगेन अक्रॉस द प्लेसेंटल सेल जाएगा और बेबी को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा. तो ये दोनों ट्रांससाइटोसिस करते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स सी और डी दोनों होगा, राइट? यहाँ पर कुछ तो भी हुआ होगा. दोनों ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि या तो दोनों को आंसर दिया गया होगा समथिंग लाइक दैट. बट यस, बोथ आर द करेक्ट वन. एक बार हम लोग ये चारों के बारे में देख लेते हैं या फिर सारे आईजीज के बारे में देख लेते हैं. यदि हम आईजीए की बात करें स्टूडेंट स्पेसिफिकली, जो कि 10 से 15% होता है ऑफ द टोटल सीरम, राइट? प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी है. सीक्रेशंस में हमको देखने को मिलता है सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, है ना, म्यूकस, ब्रैंकियल, जेनिटो यूरिनरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, इनके सीक्रेशन म्यूकस में हमको मिलेगा. आईजीए दो फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, आईजीए1 और आईजीए2. A1 जो है 93% रहेगा और A2 है 7% होता है. आईजीए का लाइफ हाफ लाइफ होता है स्टूडेंट्स नियरली 5.5 डेज. ठीक है. जनरली ये मोनोमेरिक फॉर्म में हमको देखने को मिलता है. कहां पर? सीरम में. सीक्रेशंस में ये डायमर फॉर्म में रहता है, ठीक है, जिसके साथ में एक चेन कंपोनेंट भी प्रेजेंट देयर इन इट्स स्ट्रक्चर. आईजीए ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स देखो थ्रू ट्रांससाइटोसिस, राइट? अब बाइंड करेगा आईजीए स्पेसिफिक एफसी रिसेप्टर, जिसको हम पॉली आईजी रिसेप्टर भी बोलते हैं. मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट इज फाउंड इन द कोलेस्ट्रोम ऑफ द मिल्क, है ना. क्या करता है? न्यूनेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पैथोजन, राइट, इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द बर्थ. उसके बाद में दूसरा है आईजीजी. दोनों जो करेक्ट ऑप्शन है हम वही देख रहे हैं यहाँ पर. पहले आईजीजी भी अबेंडेंट है. नियरली 80% ऑफ टोटल सीरम एंटीबॉडी आईजीजी होता है. इट इज मोस्ट अबेंडेंट वी कैन से, इजंट इट? इसके 4 क्लासेस होते हैं, आईजीजी1, आईजीजी2, आईजीजी3 और आईजीजी4. इसमें से जो आईजीजी3 होता है स्टूडेंट्स, उसका हाफ लाइफ सिर्फ 7 दिन होता है, जबकि दूसरे जो आईजीज होते हैं उनका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 23 डेज. ठीक है. एक्सेप्शन है आईजीजी3 जिसका हाफ लाइफ होता है 7 डेज. अगेन आईजीजी2 को यदि आप छोड़ दोगे तो दूसरे तीनों आईजीजी क्या करते हैं? दे कैन पास थ्रू द प्लेसेंटा. ठीक है. प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर लेंगे और मदर से फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन कौन सा आईजी नहीं जाता? आईजीजी2 को छोड़ के. ये ध्यान में रखना है.
कैसे जाता है? अगेन ट्रांससाइटोसिस से जाता है, isn't it? तो इस तरह से न्यूबॉर्न अपना फीटस को ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन दिलवाते हैं. IgM स्टूडेंट्स अगेन डेवलपिंग बी सेल में फर्स्ट एंटीबॉडी जो रहती है दैट इज IgM. 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम आईजीज में गिनी जाती है स्टूडेंट्स. इसके बाद में वी कैन से दैट ये भी दो फॉर्म में मिलेगा. मोनोमेरिक IgM जो रहेगा इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180 किलो डाल्टन का. ठीक है. प्लाज्मा सेल से सीक्रेट होगा और वहां पर ये इट इज आल्सो फाउंड एज अ पेंटामर. मोनोमेरिक एज वेल एज पेंटामर. पेंटामर बोला तो ये मोनोमर इनटू 5 आप कर दोगे तो वो पेंटामेरिक हो जाएगा, isn't it? हाफ लाइफ होता है 5 दिन का. इसमें भी आप जे चेन यू कैन से इट विल बी देयर, isn't it? दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी. IgM पहली एंटीबॉडी होती है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है यहाँ पर जो प्रोड्यूस होती है वो. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन में भी स्टूडेंट्स IgM आपकी काम करती है. वहां पर यदि आपको याद होगा तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे में दो ही एंटीबॉडीज हम देखते हैं. यस, विच कैन अटैच देयर. तो एक होती है IgM और दूसरी होती है IgG. तो इसमें से IgM ज्यादा एफिशिएंट होती है अगेन क्योंकि एक तो वो पेंटामर है वहां पर, isn't it? नेक्स्ट इज IgE और IgD. IgE स्टूडेंट्स हाइपर सेंसिटिविटी अगेन हमको उतना अच्छे से ध्यान है. IgFc रेसेप्टर से बाइंड करेगा. अगेन एलर्जेनिक रिस्पॉन्स होते हैं, एलर्जीज. यस, उसके अगेंस्ट ये यू कैन गो लाइक दैट. उसके साथ साथ में IgD जो है इट कंस्टिट्यूट 0.2 बहुत ही कम परसेंट में रहता है इन द टोटल सीरम IG, जो कि IgM के साथ में मिलकर वी कैन से इट इज अ मेजर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी एक्सप्रेस्ड बाय द मैच्योर बी सेल्स. यानी बी सेल्स पहले IgM बनाता है, उसके बाद में IgD टूटती है. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. तो ये थे अलग अलग एंटीबॉडीज के IgS के बारे में यहाँ पर. लेकिन उसमें से जो ट्रांससाइटोसिस की बात थी दैट वाज IgG and E. Now moving for the next one. CD4 CD25 is a marker of B cells, cytotoxic T cells, helper T cells, regulatory T cells. Again डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी कि CD4 और CD25. देखो CD4 बोला तो हमारे पास में टी सेल्स डेफिनेटली दिमाग में आता है. और कौन सा टी सेल आता है? हेल्पर टी सेल भी आता है, isn't it? लेकिन CD25 जो है वो स्पेसिफिकली आपका इट इज यूज्ड एज अ मार्कर ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स. इट इज नॉट सीन इन योर हेल्पर टी सेल, isn't it? तो CD25 जो है IL-2 receptor का एक पार्ट है. Yes, it forms a part of the interleukin 2 receptors और इस तरह से वो ग्रोथ, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी में हेल्प करता है फॉर द रेगुलेटरी टी सेल्स, राइट, फॉर रेगुलेटरी टी सेल्स. तो यदि हम मार्कर्स की बात करें, यहाँ जगह है क्या? नहीं है, बट ठीक है. यदि हम रेगुलेटरी टी सेल्स के मार्कर की बात करें स्टूडेंट्स तो ध्यान में रखोगे एक तो CD25 आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे. इट इज अगेन IL-2 रेसेप्टर अल्फा चेन. उसके बाद में दूसरा आता है CD4 को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं. CD4 टी हेल्पर सेल में भी एक्सप्रेस होता है, राइट, एज अ को रेसेप्टर. सिमिलरली रेगुलेटरी टी सेल में भी रहता है. इसके अलावा यहाँ पर आप FOXP3 ध्यान में रख सकते हो. ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो रेगुलेटरी टी सेल में रहता है. और CTLA4, यस, ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेसर का काम करता है. दीज आर द नेगेटिव प्रमोटर्स, isn't it? तो उसको सप्रेस करने के लिए CTL4 भी रहता है. तो दिस आर प्रेजेंट ऑन अ रेगुलेटरी टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स में अगेन मैं CD4 लिखूंगी यहाँ पर. ये उसका मेन सरफेस को रेसेप्टर है स्टूडेंट्स, जो कि MH2 के साथ में बाइंड करता है. इसके अलावा CD27 हो गया, CD28 है ना, जो कि ग्रोथ एंड एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं टी सेल को, हेल्पर टी सेल को.
कीमोकाइन रिसेप्टर्स है CXCR3, राइट, CCR4, ये भी प्रेजेंट होता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल में आप देखोगे तो वहां पर उसका मेन सरफेस को रेसेप्टर CD8 होता है जो कि MHC1 के साथ में बाइंड करता है। इसके अलावा IFN अल्फा, IFN गामा, TNF अल्फा, ये सारे रहेंगे। बी सेल्स there are so many other markers also, CD19, CD20, CD22, 27. तो these all the markers of your B cells, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली CD25 दिया है, ये कंफ्यूज करवा सकता है, लेकिन ये हमको पता है कि इट इज फॉर द रेगुलेटरी टी सेल, उसके साथ साथ ये भी वहीं पे वहां पर भी काम करता है, जस्ट जैसे वो हेल्पर टी सेल में करता है वैसे ही। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। Formation of granuloma as a consequence of tuberculosis is an example of type 1 hypersensitivity, type 2, type 4 या फिर type 3। ग्रैनुलोमा की यदि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो क्या आना चाहिए आंसर? यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इसमें से टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी है दैट इज नथिंग बट योर डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। ये किसी भी एंटीबॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, डायरेक्टली टी सेल से ड्रिवन है। कैन वी गो लाइक दैट? देखो यहाँ पर ये फिगर आपको सारी चीजें बता देता है। यदि मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 की बात करूं तो टाइप 4 इज अ डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, है ना। यहाँ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? बाय द टी सेल्स। टी सेल्स केमिकल रिलीज करेगा स्टूडेंट्स, या फिर केमिकल सिग्नल जैसे कि साइटोकाइंस को रिलीज करेगा, राइट, जो कि एक नॉर्मल मैक्रोफाज जो है उसको एक्टिवेट करेगा, एपिथेलियोइड सेल्स में कन्वर्ट करेगा, और ये एपिथेलियोइड सेल्स क्या करता है? जाकर बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा, isn't it? और वो उसके साथ जब फ्यूज करेगा तो एक तरह से जायंट सेल मास जैसा बना देगा, एंड इट कैन प्रोड्यूस द ग्रैनुलोमा, isn't it? तो देखो ये डिपेंड करता है, मीडिएटर इसका कौन होता है? टी सेल होता है। रिलीज करता है क्या? साइटोकाइंस रिलीज करता है जो कि मैक्रोफाज को या टीसी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, isn't it? It includes contact dermatitis, tubercular lesions, graft rejection। तो ग्रैनुलोमा जो बनता है दैट इज इन योर टाइप 4 टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 1 में हम देख सकते हैं अगेन इट इज स्पेसिफिकली एलर्जी एंड एटोपी, तो IgE इट इज द मीडिएटर देयर, isn't it? तो एस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, isn't it? इन सब में हम देखते हैं टाइप 1 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 है एंटीबॉडी मीडिएटेड, ये ना यहाँ पर आपका IgG और IgM इट इज यूज्ड, यानी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन यहाँ पर होता है, isn't it? तो ये जनरली जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला केस हो जाता है, erythroblastosis fetalis if you remember, isn't it? autoimmune diseases जो रहती है, hemolytic anemia वाला, वहां पर हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी देखते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी स्टूडेंट्स इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, यानी यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं वो, और वो डिपॉजिट हो जाते हैं अलग अलग जगह पे, राइट, एंड क्योंकि वो डिपॉजिट हो जाते हैं इट कैन फॉर्म कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवाएंगे, और जिसके कारण वहां पर क्या हो जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स डिपोजिशन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाता है। गॉट इट? तो दैट इज योर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन दैट इज नथिंग बट योर टाइप 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? Type 4, that is option B is the correct answer for this question. Got it? Now moving for one more question. The following list includes gene therapy products except one. Viral vector, bacterial vector, patient derived cellular gene therapy या फिर therapeutic plasma exchange. जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स बोल रहा है,
एक्सेप्ट वन, यानी 3 जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स इट इज इन्वॉल्विंग देयर और एक नहीं है। तो वायरल वेक्टर डेफिनेटली, वायरल वेक्टर्स दीज और अदर वेक्टर्स ना, यानी ये क्या कर रहा है, जो वायरस मॉडिफाइड वायरसेस जो रहेंगे उसको हेल्दी जीन्स में ट्रांसफर करते हैं, डिलीवर करते हैं, राइट। बैक्टीरियल वेक्टर मॉडिफाइड बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेंगे इनटू द हेल्दी जीन्स, isn't it? पेशेंट डिराइव सेल्यूलर जीन थेरेपी प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, पेशेंट से सेल्स को निकाला जाता है, बाद में उसको नए जीन में चेंज किया जाता है लेबोरेटरी में, और बाद में उसको वापस से वो पेशेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज में क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा एक्सचेंज बोल रहा है, राइट। ब्लड को फिल्टर किया जाता है टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम इट। स्पेसिफिकली यदि हम सिंपल वे में बात करें तो जीन थेरेपी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी वी कैन से हेल्दी जीन्स डिलीवर करवाने में हेल्प हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो जीन थेरेपी कौन सी नहीं हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन डी, because it is not a gene therapy procedure. I think this is clear all of you. इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, which technique given below is not used in generation of transgenic animals? Again transgenic animals यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसका जीनोम अल्टर्ड होता है, चेंज होता है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सम फॉरेन डीएनए सीक्वेंसेस, है ना, उसी को हम ट्रांसजीन कहते हैं। तो जनरली ये यूज की होती है बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर वही पूछा है कि कौन सी टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अभी हमने वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर पिछले क्वेश्चन में ही देखा स्टूडेंट्स, इजंट इट, सॉरी। देखो यहाँ पर वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में स्टैंडर्ड मेथड है जहां पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्रिएट करते हैं, है ना, मॉडिफाइड वेक्टर्स को यूज करते हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर वायरसेस है, राइट। ये क्या करता है, फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करता है। तो ये तो है। डीएनए माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, अगेन ये भी बहुत ही कॉमन टेक्निक है ट्रांसजेनिक एनिमल जनरेट करने में। जो जीन जरूरत है वो जीन को, डिजायर्ड जीन को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है फर्टिलाइज्ड एग के प्रोन्यूक्लियस में, right, through the micropipette. This is the oldest method. माइक्रो इंजेक्शन इसीलिए बोला है ना, डायरेक्ट डाल दिया जाता है। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एक तरह से जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं, है ना, यहाँ पर भी ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस किसका, सोमैटिक सेल जो डोनर रहेगा उसका, सोमैटिक सेल का, इनटू द एन्यूक्लिएटेड एक्स सेल, राइट, जिससे के कारण क्या हो रहा है, जो सेल में न्यूक्लियस नहीं रहेगा वहां पर, जिससे ट्रांसजेनिक एनिमल बनता है। तो ये तीनों मेथड्स है, कौन सा नहीं है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं है, क्योंकि ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि मास टू चार्ज रेशियो को मेजर करता है आयंस के, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। I think this is clear. One more question. The first stage of cell commitment in the development of patella, a mollusk, is. Patella development में पहला stage cell commitment का क्या है? Conditional specification, autonomous specification, determination या फिर syncytial. If you have studied this, patella एक तरह का जिसको हम लिम्पेट या फिर मराइन गैस्ट्रोपोड कहते हैं, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं जनरली जो फर्स्ट स्टेज है सेल कमिटमेंट का वो होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जो ब्लास्टोमियर है, यस, यहाँ पर ये रिलाई करता है, किस पे डिपेंड करता है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट से,
जो कि मैटरनल mRNA हो गया, प्रोटीन्स है ना, इनहेरिटेड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स पे रिलाय करेगा स्टूडेंट्स, ना कि सेल टू सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर mRNA या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को किससे इनहेरिट कर रहा है? नॉन होमोलोगस एक्साइटोप्लाज्म सेल से। अब ये सेल्स को पता है, उसका फेट पहले से पता रहता है कि उसको क्या बनना है, उसको किसी भी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। द सेल ऑलरेडी नोज इट्स फेट देयर। ठीक है, ये भी देखा गया है कि जब अर्ली ब्लास्टोमियर को यदि आइसोलेट कर दे तो भी वो डिफ्रेंशिएट किसमें देता है, अपना नॉर्मल स्ट्रक्चरल फेट ही बनाता है। तो हमको उससे क्या समझ में आता है कि इट इज शोइंग व्हाट, इट इज शोइंग ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं, बट द फैक्ट वही था उसमें। तो जो पहला स्टेज है मॉलिस्कन डेवलपमेंट में, इट इज, देखो यहाँ पर लिखा ही है, इट इज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, जो कि ड्रिवन है बाय अनइक्वल सेग्रीगेशन ऑफ मैटरनल साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, राइट, स्पेसिफिक mRNA प्रोटीन्स ड्यूरिंग द अर्ली क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो क्लीवेज के समय में जो पहला प्रोसेस होता है डिपेंड्स ऑन द पोलर लोब। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको पोलर लोब कहते हैं, इसी पे वो डिपेंड करेगा। मैटरनल डिटर्मिनेंट्स प्री लोकलाइज होते हैं स्टूडेंट स्पेसिफिक रीजन पे, कहां पर, अनफर्टिलाइज्ड एग साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में स्नेल और मलस्क में ये देखा जाता है कि जो मैंने कहा अभी, जो पोलर लोब जो बना है, राइट, दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ प्रोट्रूजन जो बनता है यहाँ पर क्लीवेज के पहले, ये लोब्स बनते हैं। यहां से मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स बाहर निकलेंगे, राइट, एंड देन दे आर एंटर इनटू अ ब्लास्टोमियर, जिसको हम डी ब्लास्टोमियर लीनिएज यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लास्टोमियर के पास में अगेन जैसे कि मैंने कहा कि उनको द सेल्स दे नो देयर ओन फेट, तो फिक्स्ड इंटरनल इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, राइट, ना कि आसपास के सराउंडिंग से, आसपास के सेल से या फिर सिग्नल से वहां पर कोई चेंजेस होने वाले, ऐसा नहीं होता है। वॉट एवर इट इज देयर, इंस्ट्रक्शन पहले से फिडअप होता है, फिक्स्ड होता है, वही बनना है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर जो देखा जाता है, दैट इज द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। गॉट इट। तो पटेला में आप अर्ली स्टेज में क्या देखोगे, इट इज शोइंग द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। तो आई होप आज जितने हमने क्वेश्चंस किए दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। इसी तरह से और भी दूसरे क्लास में मैं और भी काफी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, सेशंस को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं लिंक को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी देख सके, दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द क्लास। और साथ साथ में फॉर मी इट इज गोइंग टू बी एक तरह से आप जितना ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे भी लगेगा कि नो यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल सच सेशंस, so I can also make more and more videos for you, right? So thank you everyone, see you in the next class very soon. Till then, all of you, bye bye, take care and keep learning.